पुलवामा में 40 जवान मार दिए। अब जम्मू और कश्मीर में पिछले 3 सालों में 60 जवान और अफसर मारे। हुआ क्या कि हमने अपने आप से सच्चाई को छुपाया। वो ये चीज को छुपा रहे थे कि टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर में सब्सटेंसिव OGW ओवरग्राउंड वर्कर सपोर्ट है। हमारी जो अथॉरिटीज हैं छुपाना चाह रहे थे इस बात को कि टेररिज्म इतनी बढ़ गई है, उनका टारगेट इतना गहरा है। जम्मू में जो टेररिस्ट अटैक हो रहा है और जो सिविलियंस मर रहे हैं उनकी न्यूज ही नहीं बन रही है नेशनल मीडिया में। यही बहुत अफसोस की बात है। पहलगाम में भी उसने ऐसी जगह पर अटैक करी जहां उसको पता था कि पुलिस और CRPF या आर्मी का रिएक्शन में 60 to 80 मिनट्स लगेंगे। हमारी आर्मी वहां पे क्यों नहीं थी? जब हमने हाइड आउट देखा बिल्कुल पहाड़ों में, उसमें से चाइनीज अल्ट्रासेट मिले। वो जो फोन यूज कर रहे थे चाइनीज फोन था, और वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे? थ्रू चाइनीज सैटेलाइट्स। चाइनीज सैटेलाइट जो है वो ऐसे थोड़ा कि कोई भी फोन कनेक्ट कर लेगा उनके साथ, जिसको एक्सेस देंगे वही फोन कनेक्ट करेगा। अगर आपके पास मिलिट्री पावर है तो आपको दुनिया के कोई रिएक्शन के बारे में परवाह नहीं कर, आपने जाके सीधा ठोक देना कि तुमने मेरे बंदे मारे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रशिया ने क्या इंटरनेशनल रिएक्शन देख के यूक्रेन को इन्वेड किया था? इजराइल ने क्या पहले सारी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट पढ़ के हमास पर हमला किया था? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? वेरी वेल सर, वेलकम बैक। वापस वाद पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इट इज़ अ प्रिविलेज टू बी विद यू आर्यन। आपके बहुत व्यूअरशिप है, बड़े अच्छे आपके वीडियोस मेटिकुलस होते हैं, बड़े डेप्थ में जाते हैं, और यू गिव द पर्सन हुम यू आर इंटरव्यूइंग अ फुल चांस टू गिव द नैरेटिव। नहीं सर, मैं आपसे जब भी मैं आता हूँ चंडीगढ़ तो कोशिश करता हूँ कि आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि आप बहुत रेयर, मतलब इकलौते एक ऐसे जर्नलिस्ट हो जो फ्रंट लाइंस पे सोल्जर्स के साथ काउंटर टेरर ऑपरेशंस में, और इवन कारगिल वॉर भी आपने बिल्कुल ट्रूप्स के साथ ऊपर तक जाके कवर किया था। जो बहुत जर्नलिस्ट जो होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं, और आउट कॉर्डन जो होता है सबसे बाहर वाला, वहाँ पे वो जिनका रहता है वहाँ पे वो कवर करते हैं जो फोटो में और वीडियोस में हमको दिखता है। बट आप ट्रूप्स के साथ जाके, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेररिस्ट के साथ या पाकिस्तानीज के साथ हुआ था कारगिल वॉर में, तो आपके पास एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। और उससे भी ज़्यादा मैं आपका जब एनालिसिस है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो हमने पिछले साल जब हमने ये एपिसोड रिकॉर्ड किया था आपके साथ, तो आपने एग्जैक्टली ये बातें बताई थी और वही आज सच साबित हो रही हैं। तो मैं एक आपका पूरा एनालिसिस चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हम क्या गलत कर रहे हैं, और मतलब अभी तक हमने किया है पिछले 3-4 सालों में खासकर। देखिए, 2016 में जब हमारे उड़ी में हमारे 19 सोल्जर्स की हत्या करी लश्कर-ए-तैयबा जैश ने, तो हमने पैरा कमांडोज की रेड करी, सर्जिकल स्ट्राइक्स जिसे कहते हैं, 5 जगह पर। एक बारी करी हमने सिर्फ। उसके बाद पाकिस्तानियों ने फिर टेररिस्ट भेजे और हमारे सोल्जर्स मारे 5-5, 4-4 करके, पर हमने उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स रिपीट नहीं करी, बस एक बारी करी। उसके बाद बालाकोट हुआ, क्योंकि पुलवामा में हमारे CRPF के इतने 40 जवान को उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट में ID में करा, तो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, पर वो भी हमने एक बारी करी। तो जब तक आप ये जो सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक है, अगर आप इसको रिपीट नहीं करोगे तो दुश्मन को आप डिटर नहीं कर सकते, क्योंकि दुश्मन जानता है कि ये एक बारी करके अपनी डोमेस्टिक ऑडियंसेस को शांत कर देते हैं। उसका ये नतीजा होता है कि दुश्मन फिर शुरू कर देता है। वो दुश्मन ये करता है कि अब वो 40 एक गो में नहीं मारता। अब पुलवामा में 40 जवान मार दिए। अब जम्मू और कश्मीर में पिछले 3 सालों में 60 जवान और अफसर मारे हैं, इंक्लूडिंग 8 या 9 अफसर मारे हैं हमारे। पर वो उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 की एम्बुश में मारे, तो वो थ्रेशोल्ड लेवल नहीं आया बालाकोट के लिए कि एक बालाकोट एक और करो। तो दुश्मन जानता है कि ये एक बारी करके हट जाते हैं। अब आप इजराइल को देखो, इजराइल एक बारी नहीं करती, वो एस्केलेट करती है। एक बारी करेगी, अगर नहीं मानो तो उससे हायर लेवल पर जाती है रिटेलिएशन की, वो नहीं मानोगे तो और हायर रिटेलिएशन पर। तो टू एस्टैब्लिश डिटरेंस एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, कि आप पाकिस्तान की जो टेररिज्म प्रॉक्सी वॉर चला रही है उसको अगर आप खत्म करना चाह रहे हो कि उन पर इतना प्रेशर डालो, तो आपको ये एस्केलेशन लेवल हायर लेके जाना पड़ेगा, और एक बारी नहीं, रिपीटेडली।
तब डेटरेंस आती है। तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। अब हम आते हैं दूसरे पहलू पे कि ये जो पहलगाम पर जो अटैक हुआ, मैसेकर हुआ 26 टूरिस्ट का, उसमें से 25 हिंदू मेल्स थे, ये क्या एक निराली चीज, कोई नया टेररिस्ट एक्शन था कि क्या ये पिछले 3 साल या 4 साल से जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म हो रहा था, क्या वो उस पैटर्न में फिट किया? और सिर्फ ये एक बहुत बड़ा एक्शन था, पिछले एक्शन थोड़े लो लेवल के थे, पर ये एक बड़ा एक्शन था, पर इसका पैटर्न वो ही है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप इसको एनालाइज करोगे, और मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूं इसकी एनालिसिस, कि ये वो पैटर्न था। हुआ क्या कि हमने अपने आप से सच्चाई को छुपाया। फॉर एग्जाम्पल, जब 2023 में 49 RR के भट्टा दूरिया में ट्रक पर एम्बुश हुआ, तो हमने उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि ट्रक एक ऑपरेशनल टास्क पर जा रहा था। एक्चुअली सच्चाई थी कि एक अकेले ट्रक को भेज दिया इफ्तार की पार्टी के लिए, जो बटालियन कर रहा था, उसके लिए खरबूजे, तरबूज, सब्जियां लाने के लिए। और ये सबूत है, जब वो ट्रक को इन्होंने एम्बुश कर दिया, उसमें सारी सब्जियां और तरबूज मिले उसमें, तो ये ऑपरेशनल टास्क कैसे हो गया? उसके बाद मई 2023 में 9 पैरा SF कमांडोज का इन टेररिस्ट ने काउंटर एम्बुश कर दिया। उसमें हमारे 4 पैरा कमांडोज किल्ड इन एक्शन हुए। हमने ऑफिशियली कह दिया कि जी वो तो आईडी ब्लास्ट में मरे। एक्चुअली अगर देखो तो उनके सारों को गन शॉट वुंड्स हैं, राइट? तो ये क्या कर रहे थे, ये जो एम्बुश हो रहा था हमारे ट्रुप्स का, उसको ये कह रहे थे जी इनकाउंटर चल रहे हैं। इनकाउंटर तो ये है जब आर्मी और टेररिस्ट आमने सामने आते हैं, जैसे गांव में या फॉरेस्ट में, और दोनों साइड एक्सचेंज करती हैं फायर, उसे कहते हैं इनकाउंटर। ये तो एम्बुश है जिसमें आर्मी के कैजुअलिटी हुई, टेररिस्ट की कैजुअलिटी नहीं होती थी, राइट? पर हम इसको ट्विस्ट करके कुछ और बनाना चाह रहे थे, कि हम इसको छुपा रहे थे कि टेररिस्ट इतने खतरनाक आए हुए हैं। फिर दिल्ली में हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो अपने आप को सोते हैं, अब कहते हैं स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट, ये तो वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी कमांडोज टेररिस्ट आ रहे हैं, वो अपने साथ अपना सारा खाना लेके आते हैं, और वो इतने दिन वो हाई कैलोरी डाइट पर, जैसे ब्रिटिश SAS कमांडोज हैं वैसे सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ को छुपा रहे थे कि टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर में सब्सटेंसिव OGW, ओवरग्राउंड वर्कर सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट। उनको खाना भी दे रहे हैं, उनको रूट्स भी बता रहे हैं, उनको ये भी बता रहे हैं कि फौज की मूवमेंट क्या है। अब पाकिस्तानी जो टेररिस्ट आया है जम्मू में, उसको क्या पता कि किश्तवाड़ के ऊपर पहाड़ों में, इतने डेंस फॉरेस्ट में, वहां गुफा कौन सी है जहां आप छुप सकते हो, कहां आप अंडरग्राउंड हाइडआउट बना सकते हो। अब मेरे पास एविडेंस है कि जो इनके हाइडआउट टेररिस्ट के हमने ढूंढे हैं, उसमें 4-4 गैस सिलेंडर हैं। वो कहां से आए गैस सिलेंडर? 30-30, 40 किलो आटा पड़ा हुआ है, वो कहां से आया आटा? चीनी, स्टोव, ये पाकिस्तान से लेके आए। तो हम कथुआ में पिछले मार्च के महीने में 5 हिंदुओं की कत्ल हुए, टेररिस्ट ने मारे। उनकी भी पैंटें उतारी हुई थी, बच्चे की पैंट उतार के उल्टी डाली हुई है। दूसरे आदमी जो उसका बच्चे का चाचा है, उसकी शर्ट उतारी हुई है, और उसको हमने, पुलिस ने कह दिया जी कि वो पहाड़ी से गिर के मर गए रात को, क्योंकि वो छुपाना चाह रहे थे कि टेररिस्ट ने मारा। उससे पहले कथुआ में ही दो हमारे सिविलियन से उनके गले काटे हुए थे। पुलिस कह दिया कि वो तो अपनी अंदर की कोई लड़ाई थी इनकी। तो हम हर चीज को छुपा रहे थे। रियासी में 9 श्रद्धालु मारे हमारे जून 2024 में। ढांगरी जो जम्मू में गांव है, 7 हिंदू मारे वहां, आधार कार्ड देख के। मैं उस टाइम कह रहा था ISI का प्लान है कि जैसे कश्मीरी पंडितों की हत्या करके भगाया वहां से, वैसे ये जम्मू में आज कर रहे हैं, और लोगों में बहुत डर आ गया है। पर हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो छुपाना चाह रहे थे इस बात को कि टेररिज्म इतनी बढ़ गई है, उनका टारगेट इतना गहरा है, क्योंकि वो कह रहे थे कि अब तो धारा 370 को निकाल के
नॉर्मल सी आ गई है, नैरेटिव वो बना रहा था। वो सबको सूट कर रहा था, पुलिस वालों को भी सूट कर रहा था कि आप टेररिस्ट को डाउन प्ले करो, टेररिज्म को, कि हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट में कोई टेररिज्म ही नहीं है। आर्मी को भी सूट कर रहा था, पॉलिटिशियंस को भी सूट कर रहा था, और नतीजा ये हुआ। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये सब जो चीज़ें आप बता रहे हो, जो एक एक इंसिडेंट आपने बताया है, इसमें नेशनल मीडिया में हमको ये सब चीज़ें, ये एनालिसिस देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला। और एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब आपने लास्ट इंसिडेंट बताया जो कठुआ में हुआ था, उसके बाद तो ये हो गया था कि कोई न्यूज़ ही नहीं बनती थी इसकी। जम्मू में जो टेररिस्ट अटैक हो रहा है और जो सिविलियंस मर रहे हैं, उनकी न्यूज़ ही नहीं बन रही है नेशनल मीडिया में। यही बहुत अफसोस की बात है कि जब हमारे जम्मू साइड में सिविलियंस मरे हैं, उसको जैसे ये जो एक छोटा 12 साल का बच्चा और उसका चाचा और उसका एक और रिश्तेदार, उसके माँ का मामा मार दिया टेररिस्ट ने और फेंक दी उनकी बॉडीज वाटरफॉल में, तो नेशनल मीडिया में से कुछ उन्होंने इसको डिस्टॉर्ट करके कह दिया कि वो वाटरफॉल में गिर के मर गए रात को, शादी पर जा रहे थे। उन्होंने पुलिस की वर्जन लेके कर दी, छाप दी, तो लोगों ने सोचा ये टेररिज्म तो है नहीं वहाँ, ये तो एक्सीडेंटल डेथ हो गई है। जहाँ वो रूटीन सिविल मर्डर जो होते हैं वो हो रहे हैं, जैसे एक दूसरे में भिड़ गए, दुश्मनी हो गई कोई नेबर्स की या किसकी, मार दिया, पर वो एक्चुअली वो टेररिस्ट ने मार रहे थे। बिल्कुल। अरियान, अब ये बताइए कि जब रियासी में बस जो शिव खोरी टेम्पल से वापस बस आ रही थी श्रद्धालुओं की, पहला शॉट जो टेररिस्ट ने मारा तो वो ड्राइवर को लगा और बस पलट गई, खाई में गिर गई। अगर वो बस ना खाई में गिरती और वो रुक जाती रोड पर, तो 50 थे उसमें, कितनी कैजुअलिटी होनी थी उसमें? वो तो सिर्फ हमारे 9 भगवान की कृपा से 9 ही सिर्फ हमारे बंदे गए, कितनी और कैजुअलिटी होती। तो ये पिछले साल से इनका ये प्लान था, ये नया नहीं है कुछ, ये नया नहीं है। इन्होंने पिछले साल अनंतनाग में एक टूरिस्ट कपल पर गोली चलाई, जयपुर से थे वो मुस्लिम से, दोनों बच गए वो दोनों। डल गेट में भी कुछ साल पहले ग्रेनेड फेंका था सुमो में, उसमें मरे थे टूरिस्ट पर। 2017 में अगस्त के महीने में अमरनाथ पिलग्रिम्स की बस अनंतनाग में जा रही थी, उसमें टेररिस्ट ने सड़क पर खड़े होकर फायर खोला, उसमें 8 श्रद्धालु मरे थे। कश्मीरी पंडितों की हत्या कितनी करी है उन्होंने, जम्मू में कितने हिंदू मैसेकर्स हुए हैं, क्या पैटर्न नहीं है ये? बट ये इग्नोर किया गया, और नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ा हादसा 22 पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अगर आप जॉइन द डॉट्स ईमानदारी से करोगे तो सीधा ये लिंक करती हैं डॉट्स, जम्मू से शुरू होती हैं, ढांगरी, रियासी, उससे पहले अमरनाथ, कठुआ और 22 पहलगाम। अब इसमें ये भी बात आती है कि हमने एक तरीके से जो सबको सूट कर रहा था ये नैरेटिव, बट एक हमारी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, या चाहे आर्मी लीडरशिप है, या वहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी भी एक कहीं ना कहीं ये गलती थी। पहले हमने जम्मू में देखा कि जम्मू में जब अटैक शुरू हुए तब इनको हमने देखा कि ये ऑल द यूनिट्स दैट वर अटैक्ड दे वर टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि वो डोरमेंट हो गए थे कि कितने साल हो गए, 20 साल हो गए जम्मू में, तो जी अटैक ही नहीं होते अब। तो वो लूप होल जो था वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया पाकिस्तान ने, और यहाँ पे सोल्जर्स भेज के अटैक शुरू करवा दिए। एक RR यूनिट थी, वो भी चाइना बॉर्डर पे चली गई थी, तो वो भी एक गैप क्रिएट हो गया था। लेकिन अब आप देखिए कि इन्होंने ये वाले अब ठीक हो गए, अब इनको अटैक होने शुरू हुए तो ये पूरे चौकस हो गए। अब ये बोलना शुरू कर दिया कि अब तो साउथ ऑफ पीर पंजाल में अटैक होते हैं जी, अब नॉर्थ वाले सुस्त हो गए, अब वो वहाँ पे भी कर दिया। तो अब कह रहे हमें तो पता ही नहीं था नीचे हो रहे थे, पहले नीचे वाले कह रहे थे हमें तो पता ही नहीं था ऊपर हो रहे थे, एकदम से यहाँ शुरू हो गए। ये क्या है मतलब? देखिए अरिहान, मैं 3 साल से कह रहा हूं कि जो टेररिस्ट जम्मू में आ रहा है और कश्मीर में, वो पाकिस्तानी SSG और आर्मी के ट्रेंड हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं पाकिस्तानी आर्मी और SSG के, जो पाकिस्तानी आर्मी का कमांडो विंग है, जहाँ उनमें से कुछ एलिमेंट्स हैं जो सर्विंग हैं। लेकिन ये चीज़ भी हम मानने को तैयार नहीं थे। और आज देखिए
आज सरकार आप कह रही है कि पहलगाम मैसेकर में एसएसजी कमांडो इन्वॉल्व है, आसिफ भाईजा, हाशिम मूसा कह रहे हैं उसे, राइट। तो एक तो ये हो गया। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो सोच है हमारे जर्नैलों की, ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में एरिया काफ़ी सालों से डॉर्मेंट है, तो ये वहाँ से फोर्स उठा देते हैं। तो आप कारगिल युद्ध देख लीजिए, कारगिल सेक्टर पूरा डॉर्मेंट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। 28 इन्फेंट्री डिवीजन को कारगिल से उठा के कुपवारा ले आए और एक ब्रिगेड के हाथ छोड़ दिया पूरा कारगिल। कारगिल में ये विंटर में पेट्रोलिंग नहीं करी इन्होंने, हाई ऑल्टीट्यूड, तो डिप्लॉयमेंट इन्होंने बहुत घट कर दी। तो दुश्मन पूरी स्ट्रेंथ में आके कारगिल में बैठ गया था, राइट, क्योंकि वहां बंदा ही नहीं था कोई इनको चेक करने के लिए, कोई चौकीदार ही नहीं रखा। जम्मू में क्या हुआ कि जब गलवान में मैसेकर हुआ, क्लैश हुआ हमारा चाइना के साथ 2020 में, तो हमने काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स यूनिफॉर्म, जिसे कहते हैं CIF यूनिफॉर्म, उसको हमने उधमपुर रियासी से उठा के हमने गलवान दमचौक भेज दिया लद्दाख में। लेकिन वो जो फोर्स थी CIF यूनिफॉर्म, वो एक बहुत बड़ी फोर्स थी उधमपुर रियासी के लिए, क्योंकि वो कथुआ से अगर आप इन्फिल्ट्रेट करके आओगे तो आप उधमपुर रियासी से जाओगे टुवर्ड्स किश्तवाड़ एंड डोडा एंड देन फर्दर नॉर्थ टू कश्मीर अक्रॉस पीर पंजाब। लेकिन हमने वहां वैक्यूम क्रिएट कर दिया, पूरी राष्ट्रीय राइफल्स वहां से उठा दी हमने। कथुआ में क्या हुआ, जो सांबा, कथुआ और जम्मू है वो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, उन पर लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं लगती, तो वहां आर्मी की प्रेजेंस बड़ी घट है इन 3 डिस्ट्रिक्ट में। वहां फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस और BSF है, वहां राष्ट्रीय राइफल्स की प्रेजेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू, सांबा और कथुआ, ये नगरोटा 16 कोर के अंडर नहीं आते, ये आते हैं हिमाचल में योल में 9 कोर के अंडर। 9 कोर आता है वेस्टर्न कमांड चंडीमंदिर के अंदर, हम चंडीगढ़ के साथ जो है, राइट। तो आप ये देखिए कि ये पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट जो इंटरनेशनल बॉर्डर के हैं, वहां राष्ट्रीय राइफल्स का ग्रिड ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में ये सोचना कि कुछ साल शांति आ गई है और इससे हम फोर्स लेवल्स उठा लेंगे, ये हम एक रिपीटेड मिस्टेक कर रहे हैं। और यही हुआ, नतीजा क्या हुआ कि जब 2020 में गलवान के बाद हमने CIF यूनिफॉर्म फोर्स को उधमपुर रियासी से उठा के दमचौक की साइड भेज दिया, तो उसके बाद 2021 से सारे एम्बुशेस शुरू हो गए जम्मू में। 2021 में रजौरी पूंछ के फॉरेस्ट में 16 RR के 9 जवान और JCO किल्ड इन एक्शन, राइट। 2022 में 11 राजरिफ पर फिदाइन अटैक हुआ, 5 हमारे जवान वहां किल्ड इन एक्शन। 2023 में 49 RR पर एम्बुश, 9 पैरा SF पर एम्बुश, 63 RR पर एम्बुश नवंबर में, 19 RR पर एम्बुश, मींस ये बहुत एम्बुशेस हुए। और अब देखिए, अब तक जो टेररिस्ट, जो पहला फेज था टेररिस्ट का 1990s और 2005 तक, तो उसमें वो फिदाइन अटैक कर रहे थे, वो आके मर जाते थे अटैक करके। अब जो जम्मू कश्मीर में 2021 से अटैक शुरू हुए हैं, एम्बुश हुए हैं, उसमें टेररिस्ट ऐसी जगह पर अटैक करता है जहां वो एस्केप कर सकता है, वो फिदाइन मोड में नहीं है। बायसरन पहलगाम में भी उसने ऐसी जगह पर अटैक करी जहां उसको पता था कि पुलिस और CRPF या आर्मी का रिएक्शन में 60 to 80 मिनट्स लगेंगे। बट ये क्यों हो रहा है? मतलब हमारी आर्मी वहां पे क्यों नहीं थी इतने बड़े टूरिस्ट? मैं आई विल कम टू दैट। तो 60 to 80 मिनट्स लगेगा हमारे फोर्स का रिएक्शन का, उतनी देर में हम निकल जाएंगे। और वही हुआ, 12 दिन हो गए हैं, अभी तक वो टेररिस्ट नहीं मिले हमें। तो लेकिन अब ये हमने समझना है कि टेररिस्ट अनप्रेडिक्टेबल है। अगर हम ये बन के चलें कि ये तो अब फिदाइन मोड नहीं करेंगे, तो टेररिस्ट एग्जैक्टली वही करेगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ टेररिस्ट लॉन्च अ फ्यू फिदाइन अटैक्स। हमें अलर्ट रहना चाहिए। फिदाइन अटैक वो हेवीली गार्डेड एरिया में कर सकता है। ये नहीं कि अब वो सिर्फ टूरिस्ट को
आइसोलेटेड मेडो और बैसरन में आजकल वो ट्यूलिप गार्डन में अटैक कर सकता है, श्रीनगर में 3-4 आके टूरिस्ट को मार के आप भी मर जाएंगे। पर आप देखिए इसका इम्पैक्ट कितना होगा। तो टेररिस्ट को हमने अज्यूम करना कि ये ये एक ही मोड में है, ये बदलते हैं मोड अपने, टू सरप्राइज एंड एक्सप्लॉइट अ वैक्यूम। नाउ जो आपने एक प्रश्न पूछा कि बाइसरन में इंटेलिजेंस फेलियर था कि कुछ और फेलियर था, क्योंकि ये हर बार ऐसा होता है कि इंटेलिजेंस का फेलियर था। हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के फेलियर पे अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उसको वहां पे लाद दिया जाता है। तो ये एक टिपिकल रिएक्शन होता है। ग्राउंड फोर्स जो होती है जब उस पर हमला पड़ता है तो वो कहती है हमारे को इंटेलिजेंस वालों ने बताया नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ग्राउंड फोर्स वालों ने अपनी ड्यूटी ठीक से करी? कारगिल में इन्होंने पूरी डिप्लॉयमेंट हटा दी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो वैक्यूम में आके पाकिस्तानी बैठ गए। अगर कारगिल में डिप्लॉयमेंट ठीक होती, पेट्रोलिंग ठीक होती हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में जहां एलओसी है, तो पाकिस्तानी को हिम्मत ना पड़ती अंदर आने को। अगर मैं अपने घर के बाहर एक चौकीदार रखूंगा जो सारी रात चौकन्ना रहता है तो चोर नहीं आएगा। अगर मैं चौकीदार को हटा दूंगा तो चोर एक दिन आएगा ही। बिल्कुल। बाइसरन के मैसेकर में भी यही बात हुई। जब इतना भारी गिनती में टूरिस्ट उस छोटी से मेडो में 200 मीटर बाय 800 मीटर में इतना टूरिस्ट इकट्ठा हुआ है, सबको पता है कि वहां पहुंचने के लिए 60 मिनट 1 घंटा 80 मिनट लगते हैं। उसके बाइसरन के आसपास बहुत भारी जंगल है, बहुत भारी, इतना भारी जंगल है कि आपको दिन के टाइम रात लगती है, इतना भारी जंगल है पेड़ों का। तो वहां क्या होना चाहिए था कि बाइसरन मेडो में एक पुलिस या सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी। और जो जंगल हैं और जो रिज लाइन्स हैं बाइसरन के ऊपर जो डोमिनेट करती हैं उस मेडो को, वहां हमारी जो 3 राष्ट्रीय राइफल्स एशमकाम में है, जैकरिफ रेजिमेंट से एफिलिएटेड है, उसको वहां एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स करने थे ऊपर एरिया में। और ये नहीं कि एक सेट पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल कि टेररिस्ट को ये ना पता कि आर्मी कब आ सकती है। अगर ये दोनों चीजें हो जाती तो कभी बाइसरन में अटैक ना होता। लेकिन इन्होंने ये नहीं करी और टेररिस्ट ने हमला का। अब ये इंटेलिजेंस को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए इंटेलिजेंस क्या बताई आपको। टूरिस्ट इतना है कश्मीर में, हर जगह फैला हुआ। टेररिस्ट जो है 2-4 हैं, कुछ पता नहीं ये शैडोज हैं, ये कहां छुपी हुई हैं, इनका दिमाग कैसे चल रहा है। इनकी कम्युनिकेशन टू पाकिस्तान इज थ्रू चाइनीज सैटेलाइट्स, टोटली इनक्रिप्टेड। हमारी सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट 0 है। अब हम कैसे इंटेलिजेंस बताए कि ये बाइसरन में अटैक करने वाले हैं। न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आपके पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं है तो आप जो वल्नरेबल एरियाज हैं उसमें आप अपनी डिप्लॉयमेंट्स रखिए, चाहे वहां कुछ होए जहां ना होए। कारगिल वुड नेवर हैव अकर्ड अगर हम 28 इन्फेंट्री डिवीजन को वापस वहां भेज देते, पर हमने नहीं भेजी। उधमपुर रियासी में अगर हम यूनिफॉर्म फोर्स को ना हटाते तो कभी उधमपुर रियासी में वैक्यूम ना पड़ता, क्योंकि उधमपुर से ही सारा तो कथुआ इंटरनेशनल बॉर्डर से आ रहे हैं टेररिस्ट, वो उधमपुर से निकल के ऊपर चढ़ते हैं किश्तवाड़ डोडा। आप देख लिए कथुआ में जो एनकाउंटर हुए हैं पिछले महीने, वो सारा पैटर्न वही है। बिल्कुल। और वहां उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स का ग्रेड ही खत्म कर दिया। इससे कहते हैं नॉट इंटेलिजेंस फेलियर, इससे कहते हैं कमांड फेलियर। बट क्या ये सिर्फ आर्मी लीडरशिप की कमी है या फिर ये पॉलिटिकल इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है लीडरशिप का, कि जब हम बोलते हैं कि यहाँ से यूनिफॉर्म फोर्स उठा के लद्दाख बॉर्डर पे ले गए तो ये क्यों हुआ होगा? क्या हमारे पास एनफ मैन पावर नहीं है या क्या मतलब चीज़ें हमको सिर्फ ये भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ आर्मी लीडरशिप के हाथ में है ये चीज़ें या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप इज कॉलिंग द शॉट्स? देखिए ओवरऑल जो पॉलिटिकल लीडरशिप का सिग्नल था वो ये था कि हमने एक जम्मू कश्मीर में एक नॉर्मल सी लेके आ गए। सो जो हमारी फोर्सेस हैं, चाहे पुलिस हैं, या सीएपीएफ है, या आर्मी है, या पैरामिलिट्री जिसे हम कहते हैं, उन्होंने वो सिग्नल ले लिया कि अब तो नॉर्मल सी आ गई है। बाइंग देयर ओन प्रोपेगेंडा। बाइंग देयर प्रोपेगेंडा।
आती है डिप्लॉयमेंट्स का इशू। अब इसमें प्रोफेशनलिज्म आनी पड़ेगी आर्मी में, लीडरशिप, कि अगर आप सोचते हो कि हम इस सेक्टर को खाली कर दें क्योंकि यहाँ नॉर्मल सी लग रही है और हम इसको चाइना बॉर्डर पर मूव करें, तो ये अपनी प्रोफेशनलिज्म की एक क्वेश्चन मार्क है। आप इसको कह सकते हैं कि नहीं सर यहाँ नॉर्मल सी लग रही है, पर हमें अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये वापस आ सकती है, टेररिज्म वापस आ सकता है, तो हम नहीं इससे मूव कर सकते फोर्स को। ठीक है, हमें ज़्यादा मैन पावर एलोकेट करो, मोर डिविजन्स रेज करो, जो हम डेडिकेट कर लेंगे लद्दाख के लिए। एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स की, उसको आप एक बॉर्डर गार्डिंग रोल में आपने चाइना बॉर्डर पर भेज दिया। इट इज काउंटर टेरर फोर्स ना, उसकी ओरिएंटेशन आपने उसको एक डिफरेंट रोल में भेज दिया ईस्टर्न। और ये कारगिल में 28 डिव को इधर भेज दिया था काउंटर इंसर्जेंसी के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी के इधर उल्टा कर दिया, जो कन्वेंशनल ओरिएंटेशन के लिए थी फॉर गार्डिंग द एलओसी, उसको आपने इन्फिल्ट्रेशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम इंट्रूजन। कारगिल में इंट्रूजन हुई है, वो आके ऊपर बैठ के, इन्फिल्ट्रेशन इज जब वो नालों में से भाग के नीचे आ जाते हैं और टाउन्स और विलेजेस में घुस जाते हैं, राइट। तो कारगिल में भी यही हुआ कि इन्होंने 28 राष्ट्रीय राइफल्स, 2 राष्ट्रीय राइफल्स, उनको कारगिल में भेज दिया युद्ध में। 28 RR लगी थी यहाँ मश्को वैली में होल्डिंग रोल में, 2 RR को आगे काक्सर साइड भेजा था इन्होंने। तो ये ऐसा स्विच करना, ये कोई हमें कोई एक्सपीरियंस ठीक नहीं आ रहा है, ये इससे हमारे को नुकसान ही हो रहे हैं। तो यहाँ आती है द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द हायर कमांड लीडरशिप ऑफ द आर्मी। हम हर चीज़ पॉलिटिशियन पर नहीं ब्लेम कर सकते या इंटेलिजेंस पर। ये अरिहंत एक बहुत फेटल हमारा सोच है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आ गई है तो यहाँ से फोर्स उठा दो। जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं आने वाली, हमको फोर्स अपनी बैठा के रखनी है। इसमें चाइना का भी जो एंगल आ रहा है और जो डिप्लोमेसी हमारी जो चल रही है आजकल, उसमें जो यूएस से स्टेटमेंट आई है जेडी वेंस का, उसके बाद हमने देखा कि रशिया से जो स्टेटमेंट आई है, पुतिन वाली नहीं, जो पहले वाली नहीं, जो कल आई है, एक वो चाइना से जो स्टेटमेंट आई है, और जो कंट्री से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर कोई भी इस तरीके से ब्लेम नहीं डालना चाह रहा है और कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान फिर से हाइफनेट कर दिए गए हैं। यूएस भी उतना स्ट्रांगली खड़ा होता नहीं दिख रहा है, वो भी कह रहे हैं कि एस्केलेट मत करो। तो ये सब चीज़ें अब हम कहाँ पे खड़े हैं आज के समय में अगर देखा जाए तो? हम कहते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी इतनी महान है कि हम तो रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखते हैं, और अब तो दोनों ही खड़े नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि चाइना, रशिया, इवन टर्की और ये अजरबैजान तो है ही, ये तो सारे के पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो हमारे साथ कौन है आज के टाइम पे? ना यूएस है ना रशिया है, कोई भी मतलब इस तरीके की स्टेटमेंट भी नहीं दी है। खड़े होने की बात तो चलो बाद की बात है, वो तो बाद में आएगी चीज़ें। तो हम आज किस सिचुएशन में खड़े हैं और हमारी तैयारी क्या है? मतलब अगर हम उस हिसाब से भी देखें कि अगर आपको पता था कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला है, तो क्या आपकी तैयारी है 2.5 फ्रंट वॉर लड़ने की? तो इसमें ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें चाइना वाला भी एंगल है, उसको आप बाद में भी ले सकते हैं कि चाइना का क्या आपको एंगल दिख रहा है, क्या इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है इसमें, एंड ओवरऑल वेयर डू वी स्टैंड? सिचुएशन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनेशनल फ्रंट और इंडो चाइना की जो है, मेरे असेसमेंट में बहुत गंभीर है, वरिसम है मेरे मुताबिक। ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से अगर हम शुरू करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन कंडेम किया है पहलगाम मैसेकर को, उसमें रेफरेंस टू द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर का फ्रंट है, वो तक डिलीट कर दिया पाकिस्तान और चाइना के प्रेशर के अंडर, क्योंकि चाइना परमानेंट मेंबर्स में से है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर्स, उसकी मेंबरशिप है 2 साल के लिए। अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं पता कि किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने वो पहलगाम में 25 हिंदू और एक कश्मीरी पोनी गाइड को मारा, कश्मीरी मुसलमान गाइड, वी डोंट नो। उसके बाद हम आते हैं चाइना फैक्टर पर। अरियान, जैसे हमने टेररिज्म को डाउनप्ले किया इन
पिछले 3-4 सालों में और डिस्टॉर्ट किया कि क्या असली में ग्राउंड पर हो रहा है, सेम वे हम चाइना का जो रोल है इन दी करंट इंडो पाक टेंशंस वो हम डाउन प्ले कर रहे हैं। एंड आई होप इसका नतीजा बुरा ना निकले हमारे लिए, जैसे बायसरन मैसेकर हुआ। आप कह रहे हैं कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है इसमें भी कहीं ना कहीं जो रोल है चाइना का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं या डाउन प्ले कर रहे हैं? हम कैसे मतलब? हम ओवरऑल इग्नोर कर रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान कितनी गहराई से मिले हुए हैं इंडिया के खिलाफ, J&K में खासकर। मैं ये नहीं कहूंगा कि चाइना का डायरेक्ट हैंड है इन द मैसेकर। ये भी हो सकता है कि चाइना को इन्होंने बताया नहीं पाकिस्तानियों ने कि हमने टोरस मैसेकर किया, वो तो बाद में उनको उसमें आना ही पड़ा, तो वो अभी हमें सच्चाई उसके बारे पूरी पता नहीं, सो आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट ऑन इट। लेकिन चाइना और पाकिस्तान का जो जॉइंटनेस है ऑन मिलिट्री एंड इन टेररिज्म, ये तो क्लियर है, पर हम उससे डाउन प्ले कर रहे हैं। कैसे क्लियर है? बायसरन में जो मैसेकर हुआ टोरस का, अब हमें पता लग रहा है कि जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तानी और कश्मीरी लोकल लड़के थे, उसमें वो जो फोन यूज कर रहे थे वो ह्यूआई का चाइनीज फोन था जो बैंड है इंडिया में, और वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे? थ्रू चाइनीज सैटेलाइट्स। तो जो अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को उनसे ऑर्डर ले रहे थे कि आज आपने जाके मारने हैं, इतना करना है, वो सारा चाइनीज सैटेलाइट के थ्रू गया सिग्नल मैसेजेस। चाइनीज सैटेलाइट जो है वो ऐसे थोड़ा कि कोई भी फोन कनेक्ट कर लेगा उनके साथ, वो सिर्फ जिसको एक्सेस देंगे वही फोन कनेक्ट करेगा। पूरा इनक्रिप्टेड है सिग्नल्स जो वो ह्यूआई का फोन देता है। उससे पहले किश्तवाड़ में पिछले महीने अप्रैल 9 और 11 में 11 राष्ट्रीय राइफल्स, 2 पैरा एसएफ, 9 पैरा एसएफ का एनकाउंटर हुआ। 3 कश्मीर टाइगर जो अपने आप को कहते हैं वो जैश ए मोहम्मद का फ्रंट, 3 मारे। जब उनके हमने हाइड आउट देखा बिल्कुल पहाड़ों में, पेड़ों के बीच में, उसमें से चाइनीज अल्ट्रासेट मिले, वो भी चाइनीज सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, राइट। आपने देखा है कि चाइनीज जो ग्रेनेड है लेके आते हैं वो चाइनीज मेड है, चाइनीज के जो आर्मर पियर्सिंग राउंड्स लेके आते हैं। बट ये देखिए कि ये जो टाइप 56-1 असॉल्ट राइफल्स इक्विपमेंट जो लेके आ रहे हैं, जैसे गन्स हैं और ये जो सारी चीजें हैं, ये तो जस्टिफाई कर सकता है कहीं ना कहीं चाइना, बट एक्टिव यूज ऑफ सैटेलाइट वो डिनाई नहीं कर सकता है चाइना। इसमें क्यों हम कह रहे हैं? तो मींस अगर हम इसमें गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि चाइना इज पार्ट ऑफ दिस इंटायर टेररिस्ट सेटअप। चाइना की जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, स्पेस और रिकॉनेसेंस जिसे कहते हैं ISR कैपेबिलिटीज बहुत एडवांस्ड है, क्योंकि उनकी सैटेलाइट जो बेदाऊ सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम उनका, उसकी मिलिट्री यूज के लिए बड़ी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं उनके पास। आज ये भी कहा जा रहा है कि जो हाउतीज हैं रेड सी में शिपिंग को टारगेट करते हैं विद मिसाइल्स, उनको कैसे पता लग रहा है कि शिप मूव कर रही है? वो चाइनीज सैटेलाइट्स दे रही हैं उनको। तो अगर इतना हाई रेजोल्यूशन चीज़ें हैं उनके पास, एक्सेस है, तो क्या जो हमारे ट्रूप्स मूवमेंट है, जिस तरीके से इन पाकिस्तानी टेररिस्ट ने एम्बुश करके हमारे ट्रूप्स को मारा है और उसके बाद ये मिलते नहीं हैं, छुप जाते हैं कहीं और पूरे जंगल छानते रहते हैं हमारे जो ट्रूप्स हैं और उनको मिलते नहीं है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज़ सैटेलाइट्स के थ्रू इनको एक्टिव जो मूवमेंट है हमारे पर्सनल का, आर्मी ट्रूप्स का, वो इनको कम्युनिकेट किया जा रहा है इन रियल टाइम बाय देयर चाइनीज़ हैंडलर्स और बाय देयर पाकिस्तानी हैंडलर्स यूजिंग दिस चाइनीज़ टेक? क्या यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी है? देखिए, जो पाकिस्तानी मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो चाइना गए हुए हैं और वो उनके चाइनीज आर्मी मिलिट्री कमांड्स में इंटीग्रेटेड हैं। सो उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम चाइनीज कैपेबिलिटीज। सो एक रीजन जो ये नहीं मिल पा रहे हैं हमको, ये भी हो सकता है, वो स्पेकुलेशन है। ओके, कि क्या सैटेलाइट के थ्रू एक तो सिग्नल्स दे रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, कि क्या सैटेलाइट रेजोल्यूशन इतनी हाई इमेजरी की है कि हमारी ट्रूप मूवमेंट, वो मैं कैटेगोरिकली नहीं कहूँगा, स्पेकुलेशन। पर सवाल ये आता है कि ये टेररिस्ट बच रहे क्यों हैं? जैसे पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं, मॉड्यूल उनका 12 दिन हो गए अभी तक नहीं मिले।
बट ये सारा का सारा जो ब्लेम डाला जा तो रहा है वो ये है कि ज्योग्राफी इतनी मुश्किल है इसलिए। नहीं, तो उसमें ये है, इसके 3 मेन फैक्टर्स हैं कि टेरस क्यों नहीं मिल रहे। 1 कि वहाँ जम्मू साइड में जो पीर पंजाल्स हैं और जो दूसरी रिजेस हैं, वहाँ फॉरेस्ट बहुत डेंस हैं, रिज लाइन्स बड़ी लंबी हैं, ऊंची हैं, तो उसमें टेरस छुप सकता है और उसको OGW सपोर्ट बहुत है। कुछ गुज्जर, कुछ बकरवाल जो हैं वो उनकी मदद करते हैं, और गुज्जर बकरवाल जो हैं जो ऊपर जाते हैं गर्मियों के महीने में, उनको हर चप्पा चप्पा पता है। उनको पता है कि ये गुफा यहाँ है, ये जो रास्ता है ये कहाँ निकलता है, राइट। तो एक तो ये रीजन है कि वेरी हेविली फॉरेस्टेड टेरेन, स्टीप टेरेन, और लोकल की पूरी उनको हेल्प है जो कुछ मिले हुए हैं। सेकेंडली, टेरस के जो हैंडलर्स हैं उन्होंने हमारी जो टैक्टिकल प्लानिंग है, हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, हमारी जो मूवमेंट कैसे होती है, वो उन्होंने अच्छी तरह समझी हुई है। उनको पता है अटैक होगा तो ये ऐसे इनकी डिप्लॉयमेंट होती है। तीसरा, जो जम्मू साइड में स्पेशली जो रोड नेटवर्क है वो बहुत बुरा है। तो बाय द टाइम हम मोबिलाइज करते हैं वो टेरस कहीं का कहीं भाग जाता है। तो बाय द टाइम हमारी आर्मी के ट्रक चढ़ना शुरू करते हैं, आपने देखे होंगे विजुअल्स जो आते हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं आहिस्ता है, तो उतनी देर में तो टेरस कहाँ का कहाँ निकल गया। ये टेरस इतनी क्षमता है इनमें, इतनी इनकी ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग है कि ये एक दिन में उन ऊंचे पहाड़ों में 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, पूरा लोड लेके। राइफल, पर्सनल वेपन राइफल, 4-5 मैगजीन्स, खाना, वाटर बॉटल, नेविगेशन इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये 10-15 किलोमीटर एक दिन में चल सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जैसे मारा इन्होंने 15 कोर के जोन में, बाईसरन में, वो 15 कोर का जोन पड़ता है जो चिनार कोर कहते हैं, वो कश्मीर में आता है। ये जब अटैक करेंगे ये अपना सेक्टर बदल देते हैं, ये दूसरे सेक्टर में भाग जाते हैं। वहां पर आ जाती है थोड़ी प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन की। तो अगर ये पीर पंजाल क्रॉस कर जाए टुवर्ड्स किश्तवाड़, तो वो 16 कोर का जोन आ गया। वहां शुरू हो जाती है काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स डेल्टा किश्तवाड़ में, बाईसरन आती है काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स विक्टर, राइट। तो वो सेक्टर बदल देते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये वाले जो कश्मीर वाला सेक्टर है विक्टर फोर्स, वो यहां ढूंढता रहता है सारा, वो लेकर के दूसरे सेक्टर में बैठे, वहां इतना अलर्ट नहीं है। तो ये 1 स्टेप अहेड है। दैट इज द ओनली रीजन कि ये अब तक बचे हुए हैं। इतनी फोर्स लगाई, ड्रोन्स लगा दिए, हेलीकॉप्टर लगा दिए, आरआर की सेक्टर लगा दिए, पूरे सीआरपीएफ लगी हुई है, एसओजी लगी हुई है, इंटेलिजेंस लगी हुई है। 12 दिन हो गए, नाम निशान नहीं उनका। ये लोगों में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों 12 दिन के बाद हमारे जो पिलग्रिम्स का ऐसी हत्या करी, बच्चों के सामने उनके बाप को गोली मारी, औरतों के सामने उनका सुहाग खत्म कर दिया, वो अब तक नहीं मिले हमें। पिछली बारी इन्होंने अक्टूबर 20 करवा चौथ के दिन हमला किया, 7 बंदे मार दिए बेचारे जो नॉन कम्बैटेंट्स थे, जो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे थे। उनकी भी घरवालियां वेट कर रही हैं करवा चौथ का सारा पहन के, और वो न्यूज़ आती कि मेरे हस्बैंड को ऐसे मार दिया। और जो उस अटैक में इन्वॉल्व था करवा चौथ वाले दिन, अक्टूबर 20, 2024 को, गंगानीर जो गांदरबल के पास पड़ता है, जो जेड मोर, वो उनमें से एक बंदा इन्वॉल्व है ये बाईसरन में पहलगाम मैसेकर में भी। अब ये देखो आप, हाशिम मूसा कहते हैं उसे, वो अभी तक जिंदा था और उसने पहलगाम में और भी बड़ा मैसेकर किया। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो ये मेक सेंस कि जो ये फिदाइन अटैक नहीं हो रहे हैं बिकॉज दीज सोल्जर्स आर हाईली ट्रेंड, और ये एक एसेट्स के नहीं, ये सारे सोल्जर्स नहीं हैं। हाँ, नहीं, वो तो है। ये इनमें से नॉन सोल्जर्स भी हैं जो बहुत हाईली ट्रेंड हैं, जो बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं, जिहादी आइडियोलॉजी पूरी है इनमें। दे हैव कम हियर टू डाई। ये हमने समझना है, सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स या एसएसजी कमांडोज नहीं हैं। नो, दे आर नॉन मिलिट्री पर्सनल बट वेरी हाईली ट्रेंड in communication technology, in navigation technology, in basic field medicine, कि अगर आपको गोली लग जाए एनकाउंटर में, ऑपरेशन में, तो वहीं आप पट्टियां बांध के फाइट करते रहो, वो तक ट्रेनिंग है।
हाउ टू सर्वाइव इन गुरिल्ला वॉरफेयर, जंगल में, एस्केप टैक्टिक्स, हाउ टू एस्केप ह्यूज आर्मी कॉर्डन, सारी ट्रेनिंग लेके आए हैं. सो इट इज व्हाट यू कॉल हाइब्रिड वॉरफेयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल ऑपरेशंस in a guerrilla warfare, deniable warfare context. और ये आपको क्यों लग रहा है कि क्यों हो रहा है? और इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भी इस तरीके से अटैक कर रहा है. एक तो ठीक है, एक कॉमन सेंस बात है कि 40 एक साथ नहीं मार रहे हैं, 4-4 करके 3-3 करके मारो, 60 मार दी अभी तक, उसके बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया. अभी 26 मारे तो डिमांड आई रिस्पॉन्स की, तो बहुत उनकी ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है. बट बियॉन्ड दिस स्ट्रेटजी उनका लार्जर गोल क्या है? क्यों कर रहे हैं ये सब? और चाइना भी इसमें इनका एक्टिव सपोर्ट क्यों कर रहा है इस रीजन को एक्सप्लॉइट करने में? क्या ये एक तरीके से लिंक्ड है जो BLA के अटैक्स हो रहे हैं, जो CPEC कॉरिडोर में चाइनीज़ वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं? देखिए, सबसे बड़ा मोटिव जो पहलगाम में टूरिस्ट मैसेकर हुआ है उसका ये था कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा. ये तो सबको पता है क्यों चुन चुन के मारा, क्यों नाम पूछ के मारा, क्यों पैंटे उतार के मारा, क्यों कलमा पढ़ने को कहा, जो मुस्लिम थे उनको बख्श दिया. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जब ये औरतें वापस जाएंगी, घर जाएंगी, वहां रोएंगी, बताएंगी कैसे हत्या करी, तो हिंदू मुस्लिम आग बढ़ेगी इस देश में. क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन है ये बहुत पोलिटिसाइज हो गया हमारे देश में. मंदिर मस्जिद ले लो, वक़फ़ ले लो, NRC रजिस्टर ले लो, इलीगल माइग्रेंट्स ले लो, जो भी इश्यूज हैं वो बहुत ये कम्युनल पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत आ गई. और ये अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटेन कम्युनिटी में भी ये पॉलिटिक्स आ गई है. तो पाकिस्तान उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है. और एक कहीं ना कहीं और अगर अरिहंत हम ये आग बढ़ाएंगे, अगर हम कश्मीरी मुसलमानों को तंग करेंगे क्योंकि वो कश्मीरी हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई शॉल बेचता है, उसका क्या दोष है इसमें? तो वो वापस जाएगा कश्मीर, उसको भगा देंगे हम यहाँ से. तो क्यों वो टेररिस्ट नहीं बनेगा, वो OGW नहीं बनेगा? तो यही तो जिहादी चाहते हैं. आज उनकी कश्मीर में रिक्रूटमेंट घट है, पर अगर हम ऐसे आग बढ़ाएंगे और उनको मारेंगे और कूटेंगे कि तुम मुसलमानों से रहो, तो ये तो जिहादियों के लिए एक विक्ट्री है. सो पॉइंट नंबर 1. उसके बाद ये जो BLA ने अटैक्स किए जाफर एक्सप्रेस पर, चाइनीज इंजीनियर्स जो CPEC पर काम कर रहे हैं, बहुत उन पर अटैक्स हुए. TTP के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान पर. जो लश्कर और जैश जैसे जो जिहादी बैठे हैं POK में, उन पर गनमैन ने अटैक किए. तो पाकिस्तान कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिंक हैं. और जो हमें पता है कि जो पाकिस्तान के साथ बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं, हमारे कुछ बड़े सीनियर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं हम उनके साथ बातें कर रहे हैं, इंटेलिजेंस के, आर्मी के, एयरफोर्स के, तो उनका ये फीडबैक है कि पाकिस्तान कह रही है, उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं कह रहे हैं कि इंडिया हमारे से बात करने को तैयार नहीं है. वो ना कश्मीर पे बात करना चाहती है, ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे को वो अटैक करते हैं इंडिया. और इंडिया ही ये बलूचीज के पीछे हैं जो अटैक कर रहे हैं हमारे पर और चाइनीज़ पर. तो हमारे जो अपने लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया ऐसे करी तो आप जम्मू कश्मीर में क्यों ठंडे बैठे हुए हैं, तो हम भी जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बढ़ाएंगे. तो जाफर एक्सप्रेस पर जो अटैक हुआ था अभी बलूच लिबरेशन आर्मी में, तो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हम बदला लेंगे जो इस अटैक के पीछे हैं. तो एक तो ये मोटिव हो गया कि उन्होंने जो पहलगाम में अटैक किया वो एक बदला था फॉर जाफर एक्सप्रेस अटैक, एंड उसके पहले जो इतने बलूचिस्तान में जो आग लगी हुई है. तो एक तो ये था. तीसरा हम आते हैं कि एक बहुत बड़ा इस दुनिया में जियोपॉलिटिकल डायनामिक फ्लूइड हो गई है. एक साइड पर रशिया और चाइना है, दूसरी साइड पर अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स हैं, यूरोप पावर, उनमें भी कुछ रिफ्ट आई हुई है. और उसके ऊपर आया है ट्रंप की, बन गए प्रेसिडेंट, बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी आ गई.
तो ये भी जिहादीज और पाकिस्तानी आर्मी की एक कैलकुलेशन थी पहलगाम अटैक में कि ये जिस दिन यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस यहाँ थे तो अटैक करके एक सिग्नल जाए टू द वर्ल्ड, और जो मेरी समझ है कि जो इंडिया और चाइना में एक कुछ शांति आ रही थी, एक रैप्रोचमेंट हो रही थी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पर, अब हम वो बातों को अलग करके थोड़ा अपने साथ समझौता हो रहा था, तो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं ये मोटिव था कि इंडिया और चाइना में जो क्लोजनेस आ रही है इसको हम तोड़ें। और उसका नतीजन ये हुआ है कि अब आप देखिए कि इंडिया ने 2-3 डिसीजंस लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट एट द जियोपॉलिटिकल जियोस्ट्रेटेजिक लेवल। एक तो इंडिया जो ने कुछ स्नब किया है रशिया और चाइना को कि हमारे प्रधानमंत्री जी रशिया की विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस के लिए मई 9 को नहीं जा रहे। उन्होंने कहा डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे राजनाथ सिंह जी, वो भी नहीं जा रहे। एक लोअर लेवल के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस को भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां चाइना भी आएगा, प्रेसिडेंट आएगा और ब्रिक्स के लीडर्स आएंगे वहां सारे। तो ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स के साथ तो मैं छोड़ूंगा नहीं जो भी ब्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है। आई विल स्टॉप ट्रेड विद ब्रिक्स। उसने इतनी तक धमकी दे दी है कि जो भी ब्रिक्स नेशंस हैं मैं उनका ट्रेड ही बंद कर दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया उससे डिस्टेंस कर रहा है। फिर इंडिया का एक और मिलिट्री लेवल पर एक डिसीजन जो लिया है उन्होंने कि एक्सरसाइज तालिस्मान साबर जो ऑस्ट्रेलिया और यूएस की मिलिट्री करती है ओशंस में, उसमें इंडिया पहली बारी पार्टिसिपेट करेगा इस साल। पहले ऑब्जर्वर स्टेटस पर था। अच्छा। और ये जो एक्सरसाइज तालिस्मान साबर है ये यूएस और ऑस्ट्रेलिया की मेन एक्सरसाइज है जॉइंट। उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मलक्का स्ट्रेट्स हैं जहां से 80% ऑफ चाइनीज शिपिंग जाती है, एक नैरो सी जगह है जैसा पूरी शिपिंग को जाना पड़ता है, तो उनकी चाइना का सारा जो क्रूड ऑयल ये बहुत सारा वहां से आता है, तो उसको ब्लॉक करना। अगर चाइना की शिपिंग ब्लॉक हो जाएगी मिलिटरीली तो चाइना को तो बहुत बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। इसी कारण उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू और पीओके के थ्रू सीपेक बनाया, एक ऑल्टरनेटिव टू द मक्का डिलेमा। पर वहां जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो अटैक कर रही है वहां, वो तो उनको वहां भी प्रॉब्लम पड़ रही है। एक मलक्का में प्रॉब्लम पड़ सकती है, एक यहां। तो अगर चाइना कंटेन हो गया तो वो चाइना इम्प्लोड कर जाएगा। तो उनकी ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल एंजाइटी है। तो एक तो इंडिया तालिस्मान साबर में पहुंच रही। तीसरा, इंडिया आज यूएस के साथ ट्रेड डील के तरफ नजदीक जा रहा है। और एक बहुत बड़ी एंजाइटी है कि वहाँ के जो चाइनीज का जो मैन्युफैक्चरिंग है कुछ शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होगा टू इंडिया। तो इंडिया में अगर चाइना और पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी ला सकते हैं, आग लगा के धर्म के नाम पर कि टूरिस्ट मैसेकर होते हैं, ये हो रहा है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सोचेगा कि मैं इंडिया जाऊं चाइना छोड़ के, कि मैं वियतनाम जाऊं, इंडोनेशिया जाऊं, राइट। और इंडिया की जो चाइना के साथ जो टॉक्स हैं ऑन ट्रेड एंड चाइनीज इन्वेस्टमेंट, उनका ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही। चाइना बहुत प्रेशर डाल रहा है कि इंडिया की अपनी मार्केट खोले हमारे ट्रेड और हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए। चाइना के साथ तो हमारी वो ज्यादा हमने प्रोग्रेस नहीं करी इन टॉक्स पर, लेकिन यूएस के साथ हमारी टॉक्स काफी प्रोग्रेस करनी है। तो एक वो भी रीजन है। तो इससे जो मुझे अब दिख रहा है कि इंडिया आफ्टर द टूरिस्ट मैसेकर ये काफी टिल्ट जो है ना इंडिया का टुवर्ड्स द वेस्टर्न ब्लॉक वो दिखा रही है, टू द एक्सटेंट कि हमारा जो बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया, वो भी उसके साथ भी हमारी कुछ टेंशन अब दिख रही है मुझे। क्यों? क्योंकि परसों हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर, उनकी बात हुई है विद रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लावरोव। तो हमने तो कहा कि टेररिज्म को कंडेम करना चाहिए, जो भी परपेट्रेटर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनको पकड़ना चाहिए। जो लावरोव की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि इंडिया शुड यू टॉक विद पाकिस्तान अंडर दी शिमला अग्रीमेंट एंड द लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ 1999। अब हमारे पर हमला हुआ है, आप कह रहे पाकिस्तान से टॉक करो, जो पाकिस्तान ना कभी इंक्वायरी का
मानती है, कोई रिजल्ट नहीं देती, ना कोई टॉक की कोई रिजल्ट देती है, तो हमारे पास चारा क्या रह गया पाकिस्तान को डील करने के लिए? पर रशिया कह रही है अब टॉक करो। और यही जो है दूसरे नेशन भी कुछ कह रहे हैं। अब जो गल्फ स्टेट्स हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, चुप, कुवैत, एकदम चुप है। अरिहांत उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट्स आई हैं ऑन इंडो पाक टेंशन, उसमें टेररिज्म वर्ड तक नहीं यूज किया। वो एक ही बात कह रहे हैं कि इसको बैठ के बात कर लो एंड डी एस्केलेट टेंशंस। अगर बातों से पाकिस्तान की टेररिज्म बंद हो जाती तो ये आज ये नौबत ही ना आती। ये क्यों, मतलब आप ये देखें ना, हर जगह पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, शायद इजराइल हो सकता है, वही होगा शायद, उसको छोड़ के और कोई नहीं है जो इतना फर्मली स्टैंड कर रहा है, टेररिज्म को कॉल आउट कर रहा है और ये नहीं कह रहा है कि पनिश करो सिर्फ, और बैठ के बात करने वाली बातें सब कर रहे हैं। ये ऐसे कैसे हो गया? मतलब हमारी अभी तो 10 दिन पहले तो हमारी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग थी और आज हम एकदम आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। अरे हाँ, डिप्लोमेसी वहीं इफेक्टिव होती है लॉन्ग रन में जहां आपके पास मिलिट्री पावर और नेशनल विल है टू रिटेलिएट। अगर आपके पास मिलिट्री पावर है, मैं न्यूक्लियर पावर की बात नहीं कर रहा, मैं नॉन न्यूक्लियर मिलिट्री पावर की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास मिलिट्री पावर है तो आपको दुनिया के कोई रिएक्शन के बारे में परवाह नहीं करनी। आपने जाके सीधा ठोक देना कि तुमने मेरे बंदे मारे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रशिया ने क्या इंटरनेशनल रिएक्शन देख के यूक्रेन को इन्वेड किया था? इजराइल ने क्या पहले सारी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट पढ़ के हमास पर हमला किया था? ये बताइए मुझे। हाँ, इजराइल ने यूएन के रिएक्शन को देख के फिर हमला किया था। रशिया ने किसकी परवाह करी थी? दुनिया ये कह रही है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप पाकिस्तान को सॉर्ट आउट कर लो। अगर आप में नहीं हिम्मत है सॉर्ट आउट करने, आप पर कैपेबिलिटी नहीं है तो बात करो, तो फिर आप बात करो बैठ के और इसको सुलझाओ और टेंशन ना बढ़ाओ दुनिया में। ये कह रही है दुनिया, क्योंकि हमने अपनी मिलिट्री पावर बना ही नहीं। अगर आपका डिफेंस बजट लेस देन 2% ऑफ जीडीपी रहेगा, जिसमें से अब आप देखिए आर्मी का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना हाई है क्योंकि हमने डिवीजन यहां लगा दी, वहां लगा दी, ठीक है, मोबिलाइजेशन करके बैठ जाते हैं हम। टेररिस्ट के पीछे एक एक डिवीजन लगी हुई है, 4 टेररिस्ट पूरी डिवीजन लगी हुई है, तो मॉडर्नाइजेशन के लिए कहां आएगा? 1.93% ऑफ जीडीपी पर कोई आर्मी बनी है? चाइना की आर्मी आज क्यों इतनी स्ट्रांग है? क्योंकि दे स्पेंड 4 times द अमाउंट। अमेरिका स्पेंड सो मेनी टाइम्स, सो मच बिग बजट ऑन डिफेंस, क्योंकि डिप्लोमेसी इज इफेक्टिव ओनली इफ यू हैव मिलिट्री पावर, हार्ड पावर टू बैक इट। और मतलब मैं ये हर कॉन्वर्सेशन में जो इस टॉपिक पे अभी हो रही है, मैं हर कॉन्वर्सेशन में ये बोल रहा हूँ, हम 1.9% कर रहे हैं। 10 साल पहले हम 2.5 2.3% तक कर रहे थे। अगर हम 2.5% भी मेंटेन करते तो आज हमारे पास 6-7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा होता, जो हमने अंडर इन्वेस्ट किया है, जो हमने पैसा बचा के कहीं और सब्सिडी में लगाया या कहीं और प्रोग्राम्स में लगा दिया। वो 6-7 लाख करोड़ आज काम आता उस पावर को बिल्डअप करने में। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे पास जो अभी बजट है उसमें मॉडर्नाइजेशन की स्कोप ही नहीं है। लेकिन अगर 1.9 को 3% आप करोगे तो स्कोप ही स्कोप है ना फिर तो। अब हम ब्लेम कर देते हैं कि ये बस पेंशन में जा रहा है और ये इसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है। अरे बढ़ाओ ना उसको, जो और देश कर रहे हैं उतना तो करो। 3% आप देखो ना कितना बड़ा अभी हमारे पास थ्रेट है। चाइना का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है। आपका इधर से मणिपुर में कितना बड़ा क्राइसिस है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्राइसिस है। तो आप मतलब नेपाल का भरोसा नहीं कि वहां से भी कोई वो खुद नहीं करेंगे तो कोई और ताकतें उनको यूज कर रही हैं। तो एक तरीके से आप देखो ना कितना बड़ा एक्सपेंस है हमारा। ऊपर से हम मैन पावर कट कर रहे हैं, ऊपर से हम बजट कट कर रहे हैं। तो ये तो मतलब नेशनल विल तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दिया है, पाकिस्तान ने बार बार मौका दिया है सुधरने का। 2016 में, 2015, 2019 और अभी फिर से। और ये तो 3-4 साल से हो ही रहा है, फिर भी हम घट के, मतलब पिछले 5 साल में बजट घटा दिया हमने, मैन पावर घटा दी कि युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। अगर हम आज एनालाइज करें कि रशिया का जो स्टेटमेंट आया है, हमको ये भी तो देखना चाहिए हमने क्या मारा था ताना।
उनको भी तो हमने डिप्लोमेसी का ही कहा था ना कि आप बात करो, युद्ध सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज का, तो आप वो भी वही कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। बट आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर का, और ये जो मैं सबसे यही पूछ रहा हूँ कि सॉल्यूशन क्या है, क्या ऐसा मतलब हमको डेटरेंस कैसे क्रिएट करें कि पाकिस्तान ये सब करना बंद कर दे, या उसकी क्षमता ना बचे कि वो चाहे तो भी ना कर सके, क्योंकि उसका मोटिवेशन मुझे लगता है कि कभी हम खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही उस पे है। लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या ऑल आउट वॉर ही एक रास्ता बचा है, या और भी कोई रास्ते हैं? क्या करना चाहिए हमको? पाकिस्तानी आर्मी और उनके जो जिहादी तंजीम्स हैं उनको डिटर करना आसान नहीं है। और ये मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये इतिहास हमें बता रहा है। कितनी बारी पाकिस्तान के साथ जंग हुए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बालाकोट, कारगिल में लड़ाई हुई। क्या उनकी प्रॉक्सी वॉर, हाइब्रिड वॉर खत्म हुई? नहीं हुई। दैट मीन्स इट इज नॉट ईजी टू डिटर अ जिहादी माइंडसेट। पाकिस्तान में इट इज नॉट ओनली द आर्मी और द जिहादी, द ओवरऑल सोसाइटी में भी रेडिकलिज्म आ रही है। इट इज कमिंग मोर रेडिकल। सो ये तो एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आया है कि हम अगर जम्मू कश्मीर को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? जो मेरी असेसमेंट है, मुझे 30 साल हो गए हैं कश्मीर को कवर करते हुए, जम्मू कश्मीर को, और मैं 3 साल कश्मीर में रहा हूं ऑन ग्राउंड। ये नहीं कि मैं फ्लाइट लेके जाता था, 2 दिन रह के 3 दिन करके स्टोरी दौड़ रही और वापस आके यहाँ से बोल, नो, आई स्टे। और ग्राउंड पर मैंने कश्मीर में ऐसी जगह गया हूं जहां कोई पत्रकार कभी पहुंचा नहीं। तो मेरी ये असेसमेंट है कि 2 उपाय हैं पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए। या तो हम पाकिस्तान को एक डिसाइसिव मिलिट्री डिफीट दें, पर उसमें ये होगा कि न्यूक्लियर वेपन विल किक इन देम, क्योंकि पाकिस्तान एनिहिलेशन पर खड़ा होगा। क्योंकि पहले हमने बांग्लादेश तोड़ा तो वो इंडिया अटैक को देखेंगे एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, क्या पाकिस्तान ने खत्म हो जाना, तब न्यूक्लियर वेपन्स आ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट ये फिर करते रहेंगे, क्योंकि जब तक हम बिल्कुल इनको खत्म नहीं करेंगे ये अपनी प्रॉक्सी वॉर चलाए रखेंगे, क्योंकि ये रिकवर कर जाते हैं। अगर हम मिलिट्री मीन्स नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, तब हमें एक नेगोशिएटेड जियोपॉलिटिकल सेटलमेंट करनी पड़ेगी पाकिस्तान के साथ ऑन जम्मू एंड कश्मीर। और उसको में हमें चाइना के इंटरेस्ट भी लाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना को लद्दाख में इंटरेस्ट है। इट इज नॉट जम्मू कश्मीर, इट इज ऑल्सो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, क्योंकि लद्दाख इनके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि चाइना को तिब्बत पर एंग्जाइटीज हैं। अब दलाई लामा की सक्सेशन की बात आनी है, विच इज वेरी वेरी बिग जियोपॉलिटिकल इशू फॉर चाइना। बहुत सेंसिटिव है उस मामले पर कि दलाई लामा का सक्सेसर नेम करेगा या ये दलाई लामा की जो पोस्ट जैसे कहते हैं वो खत्म ही कर देगा। और उसके बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं पीओके में, या जो गिलगित बाल्टिस्तान में डैम्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा जा रहा है, गैस जारी है, ये सारा उनका इंटरेस्ट है। और मैं अंत में यही कहूंगा कि अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखो तो चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अल्टीमेटली देयर इज अ फेलियर ऑफ पॉलिसी। चाहे मनमोहन सिंह जी ने एलओसी को इरेलेवेंट करने की कोशिश करी, वाजपेयी साहब ने भी टॉक्स करी, बहुत बॉर्डर खोल दिए, ट्रेड शुरू कर दी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपनी तरफ से आर्टिकल 370 हटाया, सिक्योरिटी बढ़ाई, क्रैकडाउन किया ऑन OGW, जैसे उनकी पूरी कश्मीर पर, वो अल्टीमेटली सारी फेल कर गई। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो समस्या है वो बहुत गहरी है। आर्टिकल 370 हटा दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन चाइना को तो नहीं हटाया हमने वहां से, पाकिस्तान को तो नहीं हटाया, वो तो वहीं के वहीं है, इंटरफेयर करने की क्षमता पूरी है उनकी। जो जम्मू कश्मीर की टेरेन है, ज्योग्राफी है, वो एडवर्स है, क्योंकि कम्युनिकेशन लिंक्स जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव हैं। जैसे अब रामबन में लैंडस्लाइड हुई तो 6-10 दिन वो रास्ता ही बंद हो गया, कश्मीर रोड से ऑलमोस्ट कट ऑफ हो गया। ठीक है, जो LOC के एरिया हैं, LAC के एरिया हैं विद चाइना, इतना हाई माउंटेन्स हैं, इतने जंगल हैं, डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है।
और पूरा बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। आप जम्मू से शुरू हो, अखनूर से लेके लद्दाख, अरुणाचल, पूरे हिमालय और उसके बियॉन्ड लद्दाख रेंज और शमशाबारी, सारी जो रेंजेस हैं ये सारी डिस्प्यूटेड हैं। बिल्कुल। दैट इज नॉट अ सेटल्ड इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है। फिर जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, डायनामिक्स है जम्मू कश्मीर के, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। उसके बाद आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हिस्ट्री देखिए, कितनी वायलेंस हुई है इस एरिया में। कितने जंग, 47, 48, फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, 1965 वॉर, 1971 वॉर में भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस हुई, 1999 कारगिल वॉर, 1990 से 35 साल हो गए प्रॉक्सी वॉर और हाइब्रिड वॉर चल रही है विदाउट एंड। तो होता क्या है, उसके बाद आप लीजिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कश्मीर में कितनी गहरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, चाहे अब शेख अब्दुल्ला का पीरियड ले लिए, चाहे 1987 में इलेक्शंस जो अनफॉर्चुनेटली रिग हुई और उसमें बहुत के बाद बहुत रिएक्शन हुआ, चाहे अब महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के बीच में जो सरकार थी। सो ये वायलेंस के साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो क्या होता है, अंत में एक ही बात कहूंगा कि कश्मीर में आते हैं पीरियड, लगता है शांति आ गई, जो आपने पिछली बार कहा था। और ये बहुत से लीडर्स ने कहा, हमने कश्मीर में, सिर्फ मोदी साहब ने नहीं कहा, पहले भी कहा। तो क्या होता है, एकदम ऐसी वायलेंस आती है कि वो बिल्कुल पीस के क्या, नॉर्मलसी के बाहर क्या, ये तो बहुत ही पूरे दुनिया में इसका इम्पैक्ट होता है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर नेशन हैं दोनों, पाकिस्तान, ऊपर चाइना तो बहुत ही बड़ी न्यूक्लियर पावर बन गई है। तो 3 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में एक छोटा सा जम्मू कश्मीर फंसा हुआ है। आप देखिए ना इसकी लोकेशन, जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो लोकेशन है, इट्स अ ट्राई जंक्शन ऑफ 3 न्यूक्लियर नेशंस एंड ऑल ऑफ देम आर होस्टाइल। सो ये जम्मू कश्मीर को सॉल्व करना, इट्स अ गॉर्डियन नॉट जिसे कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हो, या तो आर या पार, अब या तो युद्ध करो और ख़त्म करो कैपेबिलिटीज़, या अपना सेटलमेंट कर लो, या फिर एक तरीके से जो बीच का रास्ता है, जो आपने कहीं ना कहीं एक तरीके से बालाकोट की तरह से आप करो, लिव विद टेरर, वो डिनाई कर देंगे कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, और ठीक है आप क्लेम्स करो, वो काउंटर क्लेम करेंगे, एंड देन मूव ऑन, फिर 3-4 साल वेट करो। और फिर इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान और चाइना जब भी इंडिया पर प्रेशर डालना चाहेंगे कि आप अमेरिका के साथ ना मिलो या आप ट्रेड हमारे साथ करो, तो वो प्रेशर ये तो हमारे को जम्मू कश्मीर के थ्रू डालेंगे। एग्जैक्टली, वो हमारा सेंसिटिव पॉइंट है। देखो जम्मू कश्मीर में 55% ऑफ टेरिटरी तो चाइना और पाकिस्तान के हाथ में। जो अर्स्टवाइल स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, महाराजा हरि सिंह की, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ टेरिटरी तो पाकिस्तान और चाइना के हाथ में। और सर ये भी हमको मानना पड़ेगा आज कि हम जो कहते हैं कि ये नहीं होगा, अब ये एरा चला गया है। जो हम कहते थे टूरिस्ट पे तो कभी अटैक ही नहीं होगा, अजम्पशन थी, हो गया। अभी ये जो अजम्पशन है ना कि चलो वहां तो हो गया, कश्मीर में हो गया, बाहर मतलब 26/11 टाइप का नहीं हो सकता कि दूसरे शहरों में आके अटैक कर दें। अब जो इतना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, और ये हमने 4 महीने पहले एक कॉन्वर्सेशन में, एक और एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अभिनव पांड्या, उन्होंने कहा था कि हमास स्टाइल का अटैक होगा। ये इनपुट उन्होंने दिया था, एनालिसिस था उनका, कि हमास स्टाइल का अटैक करेंगे सिविलियंस के ऊपर किसी ऐसे शहरों में जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नाम की चीज़ ही नहीं है, पुलिस भी नहीं है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे क्या करोगे? अगर वो हो सकता है, अगर आप ये एनालिसिस हमारी ऐसी है कि भाई वो और डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं कि इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है जो आ रही है वो डिटर हो जाए, तो ये तो सबसे बेस्ट है कि सिविलियन एरियाज में किसी ऐसी जगह कर दो। उसमें 2 पॉइंट्स हैं कि हमास का एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट है पहलगाम मैसेकर में, क्योंकि हमास के लीडर्स कश्मीर सॉलिडारिटी डे February 5 को रैली करी है। हमास के लीडर्स ने जैश और लश्कर के लीडर्स के साथ पीओके में, ठीक है। और दूसरा जो हमें खतरा पड़ रहा है कि बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन हो रही है। बांग्लादेश में भी वो ही तंजीमें खड़ी होके भाषण दे रही हैं कि भारत पर हमला करो। चिकन नेक वाली बात की है, चिकन नेक वाली बात करी है। और ये दूसरा, सी कन्वेंशनल थ्रेट अलग होता है,
उसके लिए बहुत करना पड़ेगा, बांग्लादेश में इतनी पावर नहीं नहीं है। नहीं, वो बोल रहे हैं किसके कहने पे, शायद चाइना का हाथ हो वहां पे। नहीं होगा, बट मोर डेंजरस इज द जिहादी। अगर जिहादी वहां से भी आने लगे और यहां से भी आ रहे हैं कश्मीर में, तो हम क्या करेंगे? देखो, जब तक आपके देश में इंटरनल कोहिजन नहीं होगा तो देश कमजोर रहेगा, आपकी प्रोजेक्शन ऑफ नेशनल पावर कमजोर हो जाती है। और आप देखो, सब लड़ रहे हैं आपस में आज। जो जिस तरीके से कास्ट सेंसस का डिसीजन आया है, एक ऐसे ऐसे नाजुक समय में आपको ने ये डिसीजन ले लिया कि सब लोग आपस में मतलब डिस्ट्रस्ट हो गया एकदम। नेशनल मोरल जो है वो डाउन हो गया है। तो इतनी फॉल्ट लाइंस हैं, कोई भी एक्सप्लॉइट करेगा ही। सब लड़ रहे हैं आपस में कास्ट के नाम पे, कोई रिलीजन के नाम पे। तो ये सिचुएशन है जब हम इस सिचुएशन में खड़े हैं आज। देखिए, इस देश में आप हमें पार्टीशन का बहुत बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। पार्टीशन का 10 कितने मिलियन लोग, 1 मिलियन लाइव्स आर लॉस्ट आई थिंक। तो अगर आज हम भारतीय जो हैं, इंडियंस हैं, अगर हम एक दूसरे को कत्लेआम करें कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप तुम्हारी जात नीचे है, तुम्हारी जात ऊपर वाली है, ऐसी बातें करेंगे तो हमारे दुश्मन हमारे पर हंसेंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे से पूरी चीज़ को एनालाइज किया। और बहुत मेरी इच्छा थी कि आपसे ये बात करूं, क्योंकि आपके पास बहुत करेक्ट एनालिसिस रहता है और आपका जो फैक्ट्स हैं वो एकदम, उन पे जो पकड़ है वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। एंड एवरीबडी जो भी इसको सुनेगा और जिसने पिछली वाला हमारा जो कॉन्वर्सेशन है वो सुना होगा, वो आज देख रहा होगा कि कितना सही निकला है वो एनालिसिस। सो थैंक यू सो मच। आपसे जब भी बात करते हैं तो बहुत ही एजुकेटिव एक्सपीरियंस होता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।